नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। दोस्तों, नेपाल में जेन जी आंदोलन के उग्र रूप ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और अब शुक्रवार तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने बड़ी कार्रवाई की और नेपाल के जेलों से फरार हुए कैदियों को धर दबोचा जो उत्तर प्रदेश में घुसने की फिराक में थे। ये कैदी नेपाल में हिंसक प्रदर्शन का फायदा उठाकर अशांति और दंगों के बीच जेलों से भागे और यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से भारत में घुसने की कोशिश की। इन फरार कैदियों को सीमा पार करने की फिराक में सीमा पर सेना ने धर दबोचा। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर इस वक्त हाई अलर्ट है और इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अभी और कैदी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में लगे रहेंगे। लेकिन यूपी में लगे नेपाल बॉर्डर को और भी मजबूत कर लिया है ताकि कोई भी अपराधी, कोई भी कैदी जो जेल से भागा हुआ है वो भारत की सीमा में दाखिल न हो पाए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्रदर्शन के बीच नेपाल के सभी 77 जिलों के जेलों से हजारों कैदी फरार हो गए हैं। लेकिन योगी पुलिस और सेना नेपाल से भारत में घुसने वाले अपराधियों पर पैनी नजर रख रही है, खासकर यूपी नेपाल बॉर्डर पर। बता दें कि यूपी के 7 जिले सीधे सीधे नेपाल से लगते हैं, जिसमें श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल है और इन जिलों पर हाई अलर्ट है। पुलिस भी पैनी नजर रख रही है और सेना तो बखूबी अपना काम कर ही रही है और लगातार अपराधियों को दबोचा जा रहा है। 35 कैदियों को सीमा पर दबोचा गया। एसएसबी ने उत्तर प्रदेश में 22, बिहार में 10 और पश्चिम बंगाल में 3 कैदियों को पकड़ा। ये सभी कैदी बिना लीगल डॉक्यूमेंट के भारत में घुसपैठ कर रहे थे। फिलहाल एसएसबी ने सीमा पर चौकसी बढ़ाते हुए आने जाने वालों की सख्त चेकिंग शुरू कर दी है और बहुत विस्तार से उनकी जांच की जा रही है। खुफिया जानकारी और गश्त को और तेज कर दिया गया है ताकि कोई भी फरार कैदी भारतीय सीमा में दाखिल न हो सके। बुधवार को भी प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 5 कैदियों को पकड़ा गया जो नेपाल से भागकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और सबसे ज्यादा सिद्धार्थनगर जिले में ही घुसपैठ की कोशिश हो रही है। पकड़े गए सभी कैदियों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया, जहां उसकी पहचान और अपराधों की जांच की जा रही है। एसएसबी के अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में जेन जी की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन ने वहां की जेलों में सेंधमारी को आसान बना दिया। कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों को धमकाकर जेलों से भागने में कामयाबी हासिल की, लेकिन भारत की सतर्कता ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जो भी भारत में घुसने की कोशिश करेगा वो सेना के हाथों दबोचा जाएगा और फिर उसको भारत में भी सटीक उसका इलाज किया जाएगा। नेपाल में हालात अब भी तनावपूर्ण। दोस्तों, नेपाल में हालात अब भी कोई ठीक नहीं हुए हैं और हाल में हुए विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश में अराजकता जो फैलाई है उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। इन प्रदर्शनों की वजह से जेलों की सुरक्षा कमजोर हो गई है और इसी का फायदा उठाया कैदियों ने। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। नेपाल पुलिस कई जगहों पर अपने ठिकानों से हट गई, पीछे हट गई, कहें तो सरेंडर कर गई, जिससे हालात और भी बिगड़ गए। केवल पुलिस मुख्यालय ही सुरक्षित रहा, बाकी सब कुछ फूंक दिया गया। नेपाल आर्मी ने अब जेलों के आसपास सख्ती बढ़ा तो दी है, सेना को जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन सेना भी फुल एक्शन में नजर नहीं आ रही है और कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन फरार कैदियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि नेपाल के लिए इन्हें दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल चुनौती होगी। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए अहम है क्योंकि भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर की लंबी और खुली सीमा है जो अपराधियों के लिए भारत में घुसने का रास्ता आसान करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सटी इन सीमाओं पर एसएसबी की 24 घंटे निगरानी ने नेपाल के फरार कैदियों को भारत में घुसने से रोकने में बड़ी भूमिका तो निभाई है, लेकिन इस पर पैनी नजर बनाए रखनी होगी। नेपाल में हुए घटनाक्रम के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा चाक चौबंद तेज कर दी गई है। हाई अलर्ट है। एसएसबी और पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। पुलिस के कवच पॉइंट्स और एसएसबी के जवान
आपसी सहयोग से सीमा पर जबरदस्त अंदाज में गश्ती कर रहे हैं। नदी पार जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन का संदेश साफ है कि नेपाल से कोई भी अराजक तत्व भारतीय सीमा में घुसपैठ न कर पाए। इसके लिए सारे ठोस इंतजाम कर लिए गए हैं। लखीमपुर में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा खुद बॉर्डर की हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। दोनों अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। और यही हाल यूपी के सभी और 6 जिलों में भी है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल की मदद के लिए आरएसएस की पहल। नेपाल में उग्र प्रदर्शन के बाद फंसे भारतीयों की मदद के लिए आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आया है। आरएसएस अवध प्रांत ने अपने 4 पदाधिकारियों के नंबर जारी किए। साथ ही नेपाल सीमा से सटे जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है। संघ के सीमा जागरण मंच के पदाधिकारी राम कृपाल का कहना है कि नेपाल से सटे जिलों में कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वो प्रशासन और अपने कार्यकर्ताओं की मदद से वहां मुसीबत में फंसे भारतीयों से संपर्क करें। यदि किसी पर कोई दिक्कत हो, कोई किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो फौरन उसके तक मदद पहुंचाई जाए। यदि वो भारत आना चाहता है तो प्रशासन से मिलकर उनको यहां लाने के लिए भी कोशिश की जाए। आपको बता दें कि नेपाल हिंदू बहुल देश है। वहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। वहां आरएसएस, पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता खूब है। और कल ही मैंने आपको सीएम योगी के नेपाल कनेक्शन की पूरी कहानी बताई थी। आप हमारे बुधवार के थर्ड आई में देख सकते हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो, कि सीएम योगी का नेपाल कनेक्शन क्या है, उनका नेपाल से रिश्ता क्या है। हिंट के लिए खून, धर्म और कर्म भूमि है सीएम योगी की नेपाल। नेपाल में नए प्रधानमंत्री पर बवाल जारी। नेपाल में जेन जी प्रदर्शन के बाद अब सुशीला कार्की को अंतिम पीएम बनाया जाएगा। ऐसी खबरें कल से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, लेकिन इस बीच उन्होंने ही खुद इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया है। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब इस रेस में एक नया नाम सामने आया है। यह नाम है कुलमन घिसिंग का, जो बिजली बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं। बिजली की समस्याओं को हल करने में उन्होंने नेपाल में बेहतरीन योगदान दिया, इसलिए उनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्की शुरुआत से ही अंतरिम पीएम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। उन्हें मनाने के लिए सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने बुधवार की देर रात उनके घर पर मीटिंग की। रात 2 बजे तक मीटिंग चली, लंबी बातचीत हुई। उन्होंने युवाओं और सेना के औपचारिक अनुरोध पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में राजनीतिक मतभेद और सार्वजनिक आलोचनाओं के चलते उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। सुशीला कार्की को लेकर काठमांडू में लोगों की राय भी मिली जुली रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती क्योंकि वो पहले से ही विवादों में रह चुकी हैं। लोग उन्हें पसंद नहीं करते। हमारी पसंद नई पीढ़ी की सोच का कोई नया नेता हो, जैसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पीएम पद किसी ऐसे नेता को मिले जो जनता से जुड़ा हो और देश को संकट से बाहर निकाल सके। आपको बता दें, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला जज थी। वहीं काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का कल ही एक फेसबुक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने पीएम पद लेने के लिए हामी नहीं भरी। बालेंद्र शाह ने पोस्ट में लिखा, प्रिय जेन जी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि देश इस समय अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है जो देश में चुनाव कराएगी और इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को एक नया जनादेश देना होगा। अब देखना यह होगा कि नेपाल की बागडोर किसके हाथों में जाती है। दूसरी ओर नजर इस बात पर भी बनी होगी कि कहीं नेपाल के अपराधी भारत में तो घुसपैठ की कोशिश जारी नहीं रखेंगे और इसलिए सभी सीमाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है, खासकर यूपी के उन 7 जिलों को जिसकी सीमा सीधे नेपाल से लगती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।